हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ओमकार इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं मनोज पाल आपके लिए पेपर 2 पॉलिटी पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम 5 यूनिट जो भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि पॉलिटी एमपीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो आपकी तैयारी के साथ साथ आपके आगे आने वाली सर्विस में भी बहुत काम में आता है और दैनिक जीवन में के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इसकी जो समझ है और उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हुए चलेंगे। साथ ही जो हमारे मेंस का पैटर्न है, 2 नंबर का, 7 नंबर का और 10 नंबर का, उसके हिसाब से हम इस पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका आंसर हम सटीक रूप से कैसे लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि आयोग के द्वारा निरंतर शब्द सीमा को कम किया जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि अब आयोग सटीकता की ओर बढ़ रहा है कि आप बहुत लंबा उत्तर ना लिखें, केवल स्पष्ट और सटीक चीज़ें लिखें। जो पूछा जा रहा है वही टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करें। तो हम वही कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें और उसके बाद बिल्कुल सटीक और स्पष्ट तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तो आज हम शुरू करते हैं पेपर 2 का पार्ट ए, भारतीय राज्य व्यवस्था की यूनिट 1 से आज हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे, जिसमें हम यूनिट 1 के सिलेबस को देखेंगे। जो पूरा पेपर है वो हमसे कहता है कि संविधान, भारतीय शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। तो ये पूरी पांचों यूनिट का सार है एक लाइन। ठीक, उसमें से हम पहली यूनिट को देखेंगे, वो क्या कहना चाहती है उसको समझते हैं। तो हम भारतीय संविधान, हमको पूरा भारतीय संविधान नहीं पढ़ना है, उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं आयोग के द्वारा, वो हम देखते हैं। इसमें हम निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है, कैसे हुआ है, उस सब को हम देखेंगे। उसके बाद हमारे संविधान की मूल विशेषताएं जो है क्या रही हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर संविधान का मूल ढांचा क्या है, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो संविधान की मूल है, मूलात्मा से जुड़ी हुई है, उन चीज़ों को। फिर कौन कौन से संशोधन अभी तक हो चुके हैं, हम देखते हैं कि 106 संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं और उसकी क्या प्रक्रिया है, इस सबको डिटेल से समझेंगे। फिर संविधान का जो दार्शनिक भाग है, वैचारिक भाग है, उसमें क्या कहना चाहता है हमारा संविधान, तो उसमें हम देखते हैं उद्देशिका। जो हमारे संविधान के पहले ही पेज पे है, संविधान की प्रस्तावना, उसी को हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उसके बाद मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, मूल कर्तव्य हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये हमारे संविधान के दार्शनिक या वैचारिक भाग कहलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फेडरलिज्म है, संघवाद, उसको केंद्र राज्य संबंधों के रूप में समझेंगे। ठीक है, साथ ही भारत की जो न्याय व्यवस्था है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट्स आते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन आता है, न्यायिक सक्रियता आता है और लोक अदालत के साथ साथ जनहित याचिका, ये हमारा पूरा यूनिट 1 का जो है सिलेबस है। इसी के आधार पर हम पूरे संविधान को जो है यहाँ से अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे कि जो यूनिट 1 है, इसमें पूरे संविधान का जो भाव है, क्रक्स है, उसको ले लिया गया है। उसके बाद जो चारों यूनिट है, बहुत छोटी छोटी यूनिट है। अगर आपने इस यूनिट 1 को बहुत अच्छे से समझ लिया, तो आगे की जो चारों यूनिट है आपके लिए बहुत सरल होने वाली है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए यूनिट 1 हो जाती है। हालांकि जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी यूनिट के लिए समान है, लेकिन चूंकि आप पूरे उसके भाव को समझेंगे, उसकी मुख्य मुख्य चीज़ों को समझेंगे, तो वो हमें यूनिट 1 में ही देखने को मिलती है। इसलिए हमारे लिए यूनिट 1 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फिर बाकी की 4 यूनिट भी इसी के आधार पर हमको सरल रूप से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो। हाँ, आगे हम देखते हैं कि हमारा कोर्स चल रहा है 5 जून से, जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों को कंबाइन रूप से आपको पढ़ाया जाएगा।
उसमें हमको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे हमको। जो फैकल्टी है वो अपने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ परीक्षाओं में और पढ़ने पढ़ाने में लंबा अनुभव रखती हैं। ऐसी फैकल्टी से आपको सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद कुछ डाउट सेशंस रहेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और इसमें वीकली करंट अफेयर्स भी आपको अपडेट करवाया जाएगा। ठीक है, अगर आप अभी इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको 50% का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखते हैं कि जो राज्य व्यवस्था है भारतीय संविधान की, उसका क्या अर्थ होता है। तो जो राज्य व्यवस्था होती है, जिसका मतलब होता है पॉलिटी इंग्लिश में कहें तो। अब इसमें हमको दो शब्द नजर आते हैं, एक आता है राज्य और एक आता है व्यवस्था। तो पहले हम अगर इन दोनों शब्दों को समझ लेंगे तो हमारे लिए राज्य व्यवस्था को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम राज्य या स्टेट किसे कहेंगे, तो एक मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है 1933 की, जो कि उरुग्वे में हुई थी। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933, इसमें बताया गया था कि राज्य किसको कहेंगे, इसकी परिभाषा को जो है निर्धारित यहाँ पे किया गया था। तो राज्य क्या होता है, इसकी परिभाषा 4 आधारभूत तत्वों के आधार पर निर्धारित की गई थी। कौन कौन से तत्व हैं वो? सबसे पहले उस राज्य के पास भूमि होनी चाहिए, उस पर जनसंख्या का निवास होना चाहिए, उस जनसंख्या के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाना चाहिए और सरकार में जो है संप्रभुता की स्थापना होनी चाहिए। तो जिस इकाई के पास इन चारों शब्दों, इन चारों का सम्मिलन होगा, उसको हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। भूमि जैसे हम भारत के रूप में हम समझते कि भारत को हम एक राज्य कह सकते हैं, क्या, स्टेट। उसमें भूमि है, देखो हमारे पास कितना बड़ा जो है भूभाग हमारे पास है। उसके बाद देश की जनसंख्या हमारे पास है, हमारे पास हमारे देश की सरकार है और हमारे देश की सरकार में संप्रभुता निवास करती है। संप्रभुता का मतलब है कि हम देश के आंतरिक और बाह्य निर्णय में पूर्णतः आत्मनिर्भर है। हम किसी देश से या किसी संस्था से प्रभावित होकर निर्णय नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, एक थोड़ा सा अंतर और बता देता हूँ कि स्टेट जो हम जिसको देश या राष्ट्र के रूप में जानते हैं, वो एक प्रकार के स्टेट हैं। और राज्यों के अंदर जो है वो राज्यों की, हमारे जैसे भारत है, भारत के 28 राज्य हैं, तो उन्हें हम स्टेट कहते हैं। लेकिन ये भारत को प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बांटा गया है। तो जो एक स्टेट होता है उसकी परिभाषा में बहुत सारे देश आते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद हम समझते हैं व्यवस्था को। तो जो व्यवस्था होती है, किसी भी राज्य के, स्टेट के संचालन के लिए जिन संस्थाओं, नियमों, कानूनों के द्वारा उसका संचालन किया जाता है, उसे हम व्यवस्था कहते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि राज्य व्यवस्था क्या होती है। तो राज्य को संचालन करने के लिए जो नियम, कानून, संस्थाएं बनाई जाती है, उसी को हम क्या कहेंगे, राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक, चलो उसके बाद अब हम प्रमुख रूप से 3 शब्दों को देखेंगे। बहुत सारे बच्चों को इनमें कन्फ्यूजन होता है, तो एक बार इनको समझ लेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्या है? सबसे पहले राज्य, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेट। ठीक है, फिर हम राष्ट्र को समझते हैं, जिसे हम नेशन कहते हैं, और देश, जिसे हम कंट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 शब्द हमें बार बार कंफ्यूज करते हैं। एक बार इनको समझ लेते हैं। राज्य, जैसा कि अभी हमने समझा, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन से जो 4 चीजें इसमें होनी चाहिए वो राज्य कहलाएगा। क्या क्या था? भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, जो मिलकर राज्य का निर्माण करती है। अब राष्ट्र क्या होता है, जिसे हम नेशन कहते हैं। तो ये एक प्रकार का राष्ट्र जो है वो सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और वैचारिक संकल्पना है, जो लोगों को आपस में जोड़ती है, जिसका आधार भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे धर्म हो सकता है, भाषा हो सकती है, संस्कृति हो सकती है और साझा इतिहास हो सकता है। अगर हम यूरोप में
राष्ट्रवाद को देखें या वहाँ के नेशन को देखें तो वो किसी एक धर्म या भाषा के आधार पर बना हुआ है। लेकिन अगर हम पूर्व में देखें, जैसे एशिया महाद्वीप के बहुत सारे देशों में अगर राष्ट्र बनने की संकल्पना को देखेंगे तो इसमें हमको विविधता नजर आती है। जैसे भारत का हम उदाहरण लेते हैं कि भारत जो राष्ट्र है वो एक किसी भाषा, एक किसी धर्म, एक किसी नस्ल के आधार पर नहीं बना है, बल्कि यहाँ देखते हैं कि हम साझा इतिहास रहा है, हमारी साझी संस्कृति रही है और हमारा साझा विकास रहा है। इस आधार पे जो है राष्ट्र बना है। तो हम इसको सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और वैचारिक अवधारणा कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है राष्ट्र की परिभाषा हो जाएगी। फिर हम देश देखते हैं तो कंट्री क्या होती है, तो कंट्री एक भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, जो भौगोलिक सीमा होती है किसी भी राष्ट्र की या राज्य की, उसको हम देश कह सकते हैं। जैसे हमारा भारत का जो भूभाग है, भारत की जो स्थलीय और जलीय सीमा है, वो मिलकर किसका निर्माण करती है, कंट्री का, जिसको हम देश कहते हैं। तो इस तरह से ये तीनों शब्द अब आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद और आगे कुछ शब्द हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, जैसे पॉलिटी। तो पॉलिटी का अर्थ क्या हो गया, राज व्यवस्था। ठीक है, राज व्यवस्था, जिसमें हमने समझा था कि राज्य के संचालन की जो व्यवस्था होती है उसी को हम राज व्यवस्था कहते हैं, जिसमें हमने दोनों शब्दों को समझ लिया था, राज्य को और व्यवस्था को। ठीक, उसके बाद पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। तो राज्य की जो समस्त गतिविधियां होती हैं, विधियां, ठीक है, समस्त राज्य की जो गतिविधियां रहती हैं उनके संचालन की जो प्रक्रिया होती है, जैसे सत्ता प्राप्त करना, सरकार का संचालन करना, ये सभी किसमें आती है, राजनीति के अंतर्गत आती है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस। तो जैसा कि आप जानते हैं पॉलिटिकल साइंस एक विषय है और इसको सैद्धांतिक रूप से हम अध्ययन करने के लिए जानते हैं, जिसके अंतर्गत पॉलिटी और पॉलिटिक्स दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। तो ये इस तरह से तीनों शब्द हमने समझ लिए। ठीक है, चलो इसके बाद अब हम देखते हैं और कुछ शब्द हैं जो हमारे संविधान कानून व्यवस्था में निरंतर संचालित होते हैं और बार बार जो है ये कंफ्यूज करते हैं, तो हम इनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है संविधानवाद। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि वाद क्या होता है। तो जो वाद होता है इसका मतलब होता है कोई विचार या विचारधारा। ठीक है, दोनों ही हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो संविधान के बाद ये लगा है वाद। तो संविधान वाद यानी कि संविधान का विचार या संविधान की विचारधारा। तो कोई भी देश संविधान के अनुसार सीमित शासन के रूप में या संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपना संचालन करता है, उस विचार को संविधानवाद कहा जाता है। ठीक, दूसरी चीज संविधान। तो जो देश का संविधान होता है जिसके अनुसार देश का संचालन किया जाता है, एक पुस्तिका होती है या एक ग्रंथ होता है जहाँ सारे नियम कानून लिखे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। जैसे भारत के संविधान की आपने पुस्तक देखी होगी, कहीं फोटो वगैरह ऐसा। फिर दूसरी कानून। कानून क्या होता है, कानून देश की संसद के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कानून कहते हैं, जो देश के संचालन के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसको दर्शाता है। फिर नियम। तो जो कानूनों को स्पष्ट करते हैं उनको हम नियम कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम है, उसके अधीन बहुत सारे नियम बने हैं जो उनके अंदर बहुत सारे प्रावधान हैं, उनको कहीं ना कहीं स्पष्ट करते हैं। फिर विनियम। तो जो रेगुलेशंस हैं, विनियम, वो अधिनियम जो हमारे कानून है उसके अंतर्गत नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों को किस तरह से लागू करना है, उनको किस तरह से रेगुलेट करना है, उसके लिए बहुत सारे जो है विनियम बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग शब्द थे। ठीक है,
फिर हम देखते हैं कि अब संविधान के कौन कौन से प्रकार हैं। हमने समझ लिया संविधान क्या होता है। संविधान किसी भी देश के संचालन के लिए कानूनों और नियमों का एक संग्रह होता है, एक पुस्तिका होती है। अब इसको हम दो रूपों में जानते हैं, एक लिखित होता है और एक अलिखित होता है। दुनिया में अभी तक दो ही तरह के संविधान एग्जिस्ट करते हैं। अब लिखित का क्या मतलब होता है, जिसको लिखित रूप में संग्रहित करके रखा गया है, जैसे भारत का संविधान। ठीक है, भारत का संविधान हमें समझ में आता है कि एक पुस्तक है जिसमें देश को कैसे संचालित करना है, देश की संचालन की क्या व्यवस्था रहेगी, सबको लिखित रूप में संग्रहित कर दिया गया है, इसको लिखित कहते हैं। अब अलिखित का क्या मतलब है, तो देखो सबसे पहले क्या नहीं होता है इसका मतलब ये बता देता हूँ कि अलिखित का ये मतलब नहीं है कि पूरी तरह से संविधान लिखित नहीं है और जो है उनको पूरा याद है, ऐसा नहीं होता है। अलिखित का ये मतलब होता है कि उस देश में संविधान की कोई एक पुस्तक नहीं है जिसमें सारे नियम कानूनों को एक साथ लिखा है। मतलब कि उनके पास संविधान लिखा हुआ तो है लेकिन वो अलग अलग है, एक पुस्तक के रूप में नहीं है, जिसमें हमको आता है ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, ये ब्रिटेन का जो संविधान है ये एक पुस्तिका के रूप में लिखित नहीं है, बल्कि ये संविधान विकसित है उनके देश की जो बहुत सारी परंपराएं हैं उसके अनुरूप वो विकसित हुआ है धीरे धीरे करके, और उन्होंने उसको अलग अलग जगह छोटे छोटे रूप में लिख के रखा हुआ है। एक उनके पास जैसे भारत के संविधान की पुस्तिका है वैसे ही कोई पुस्तिका नहीं है। ठीक, चलो उसके बाद अब शासन जो होता है, शासन के 3 अंग होते हैं जिनके हिसाब से वो देश की प्रक्रिया का संचालन करते हैं, जिसमें आता है विधायी का। क्या कार्य होता है इसका, काम होता है कानून बनाना। ठीक, फिर आती है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जिसका कार्य होता है इन कानूनों को लागू करना। ठीक है, और फिर आती है तीसरी जुडिशरी, न्यायपालिका। इसका कार्य होता है न्याय की स्थापना करना, या जो ये कानून बने हैं और जो कानून लागू हुए हैं ये बनना और लागू होना दोनों प्रक्रिया संविधान के अनुरूप है कि नहीं, इसको जो है चेक करती है हमारी न्यायपालिका। तो इस तरह से ये 3 प्रमुख रूप से अंग होते हैं सरकार के जो देश की शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। उसके बाद अब शासन के बहुत सारे देशों में अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। कहीं किसी देश में किसी प्रकार की व्यवस्था चल रही है, कहीं किसी देश में और किसी प्रकार की प्रक्रिया चलती है। हम देखते हैं कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले जो दुनिया का पुराना प्रकार था, जैसे कबीलों के बाद लोग संगठित होकर जब रहना शुरू हुए तो उनको एक प्रमुख रूप में जोड़ा, वो उसको हम कहते हैं धर्म। तो धर्म से ही निकला है धर्मतंत्र। तो जब किसी देश में किसी धार्मिक प्रमुख के द्वारा शासन चलाया जाता है और सारी संरचना धर्म के आधार पर ही निर्धारित होती है, उसी को हम धर्मतंत्र कहते हैं। इसका उदाहरण हम समझते हैं कि वर्तमान में ईरान, आप देखते हैं यहाँ धर्मतंत्र लागू है। यहाँ का जो प्रमुख है अयातुल्ला खेमनेई, वो जो है इस्लाम धर्म के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, और दूसरा आपने एक और देश का नाम सुना होगा, वेटिकन सिटी। यहाँ ईसाई धर्म के अनुसार शासन संचालन किया जाता है। यहाँ के जो पोप हैं वही इस राष्ट्र के भी प्रमुख है। तो वेटिकन सिटी एक राष्ट्र के रूप में भी कार्य करता है। दूसरा राजतंत्र। राजतंत्र मतलब जहाँ की जगह राजा के पास सभी शक्तियाँ होती हैं उसको हम राजतंत्र कहते हैं। कहाँ है वर्तमान में, तो जो ब्रिटेन में व्यवस्था है वो राजतंत्र की व्यवस्था है, वहाँ आज भी राजा रानी शासन करते हैं। उसके बाद आता है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र का क्या मतलब होता है, तो जो कुलीन तंत्र है इसका अर्थ होता है कि जो उच्च कुल के लोग हैं, जो अपने आप को अन्य लोगों से बड़ा कुल या उच्च कुल का मानते हैं, उन लोगों का है। तो ये समूह के रूप में शासन करते हैं। ठीक है, समूह के रूप में शासन करते हैं। ठीक, वर्तमान में अब ऐसी कोई व्यवस्था अभी नजर नहीं आती है, लेकिन जहाँ राजतंत्र है वहाँ
क्या होता था, पूरा परिवार या पूरा कुटुंब या कुल मिलकर शासन करता था, उसी को हम कुलीन तंत्र कहते थे। फिर आता है लोकतंत्र, जिसे हम डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। लोकतंत्र, लोक का मतलब होता है लोग, तो जो लोगों के द्वारा मिलकर शासन संचालित किया जाता है उसको हम लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कहते हैं। उसके बाद आता है गणतंत्र। तो गणतंत्र का क्या मतलब होता है, जहां जो देश है या राष्ट्र है उसका प्रमुख क्या होता है, चुना हुआ होता है, निर्वाचित होता है, उसको हम गणतंत्र कहते हैं। जैसे कि भारत या फ्रांस, वहाँ जो देश का प्रमुख होता है जैसे राष्ट्रपति, वो क्या होता है, चुना हुआ होता है, वो वंशानुगत या किसी राजा या वंश के अनुसार पदस्थ नहीं होता है। ठीक। फिर आता है तानाशाही। तो तानाशाही में क्या होता है कि शासन की सारी शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति में निहित होती हैं और वो ही अपने अनुसार सारे जो है कानून बनाना, शासन का संचालन करना, सभी कार्यों को करता है। ठीक है। तो वर्तमान में ये व्यवस्था हमको कहाँ देखने को नजर आती है, तो आपको ये व्यवस्था बुर्नेई देश में नजर आ जाएगी। ठीक है, बुर्नेई है एक। ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रियों में, जैसे नॉर्थ कोरिया आपका यहाँ नजर आ जाएगा। ठीक है, ये दो देशों में मुख्य रूप से है। फिर एक व्यवस्था आती है सैन्य तंत्र या जुंटा का शासन। तो ये शब्द आपने बार बार सुना होगा, जुंटा शासन क्या होता है। तो जुंटा जो सैनिक व्यवस्था है उसके अनुसार शासन चलाना, उसको जुंटा कहते हैं। तो जहां सेना देश के शासन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेती है और जो देश की पूरी शासन व्यवस्था का संचालन सैनिक नियमों के अनुसार करती है, उसको हम जुंटा शासन कहते हैं। वर्तमान में ये व्यवस्था हमको म्यांमार में देखने को मिलती है। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जुंटा शासन या सैन्य सरकार, और अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज में सैन्य शासन लागू है। वहाँ की जगह सेना जो है पूरी तरह से शासन का संचालन करती है। ठीक है, चलो। उसके बाद हम देखते हैं अब जो शासन प्रणाली है वो पूरी दुनिया में 3 प्रकार से संचालित होती है। इसमें हम कहते हैं कि ये जो व्यवस्था है किस आधार पर है, ये केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पर है, राज्यों के संबंध के आधार पर है। ठीक है, हाँ। तो क्या कैसे है केंद्र और राज्य संबंधों के आधार पर, देखो पहली व्यवस्था है कन्फेडरेशन, या जिसको हम कहते हैं परिसंघीय व्यवस्था। इसमें क्या होता है, पहले इनको एक एक करके समझ लेते हैं, फिर इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर देख लेंगे। देखो परिसंघीय व्यवस्था, इसमें क्या होता है कि जो राज्य हैं वो संप्रभु होते हैं और आपस में कुछ विषयों को लेकर संधि या समझौते करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि राज्य अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार एक संघ से जुड़ते हैं और केवल जिन मुद्दों पर वो सहमत होते हैं उन्हीं का संचालन यहाँ किया जाता है, उसको हम कन्फेडरेशन या परिसंघ कहते हैं। जैसे वर्तमान में इसका उदाहरण हमको जो यूरोपीय यूनियन है उसके रूप में देखने को मिलता है। एक पूर्व में एक और परिसंघ था युगोस्लाविया, जो वर्तमान में भंग हो चुका है, अब एग्जिस्ट नहीं करता यूरोपीय संघ। तो इसमें जो भी आपस में देश जुड़े हुए हैं वो सब क्या हैं, वो सब संप्रभु हैं और कुछ मामलों जैसे व्यापार के कुछ मामले हो गए, आपस में सीमा विवाद या जो वीज़ा के मामले हो गए, उन क्षेत्रों में जो है सहयोग करते हैं, बाकी चीज़ों में जो है अपना अपना अलग शासन करते हैं। ठीक। उसके बाद आता है संघात्मक व्यवस्था, जिसको हम कहते हैं फेडरेशन। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ जो छोटे छोटे और कम शक्तिशाली राज्य हैं वो आपस में मिलकर, राज्यों द्वारा आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें इससे कन्फेडरेशन से फेडरेशन में ये अंतर है कि ये संप्रभु होते हैं
और यहाँ संप्रभु राज्य नहीं होते हैं। यहाँ संधि समझौते करने के बाद भी, एक साथ मिलने के बाद भी इनकी संप्रभुता बची रहती है और ये कभी भी अलग हो सकते हैं, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार इसमें शामिल हो गए, अब आपकी संप्रभुता खत्म हो जाएगी और अब आप यहाँ से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है एकात्मक यूनियन व्यवस्था। इसका मतलब है कि जो एक केंद्र है वो पूरा एक केंद्र के रूप में ही शासन करता है, उसकी अलग से कोई इकाइयां नहीं होती हैं। जैसे ये व्यवस्था हमको देखने को मिलती है ब्रिटेन में। ठीक है, ये तो इसको हम एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। दूसरा संघात्मक का उदाहरण हमने देखा, यूएसए इसका संघात्मक फेडरेशन का उदाहरण है। ठीक, तो ये इस तरह से तीनों व्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको एक चीज और यहाँ देखना पड़ेगा कि भारत इन तीनों व्यवस्थाओं में कहीं भी फिट नहीं बैठता है। इसका क्या मतलब है कि हम देखते हैं भारत की व्यवस्था क्या है। तो जो भारत की व्यवस्था है वो एक तरह से यूनिक व्यवस्था है। हमने अनुच्छेद 1 में इसको यूनियन ऑफ स्टेट अर्थात राज्यों का संघ कहा है। मतलब हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो यूनियन की भी विशेषताओं को हम सम्मिलित करते हैं और जो फेडरेशन है उसकी भी विशेषताओं को सम्मिलित करते हैं, दोनों को इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो व्यवस्था है उसमें यूनियन की भी अच्छी बातें हैं और फेडरेशन की भी अच्छी बातें हैं। देखो यूनियन कैसे है कि जो भारत की पूरी व्यवस्था है वो किसी संधि समझौते या राज्यों के मिलने से नहीं बनी है, बल्कि हमारा देश प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों और केंद्र शासितों में बटा हुआ है। दूसरी चीज जो फेडरेशन है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो हमने जो है संविधान के माध्यम से राज्यों को शक्ति दी गई है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य पूरी इंडिपेंडेंट के साथ जो है कानून बना सकते हैं। इस तरह से हमने यूनियन की विशेषताओं को सम्मिलित किया है और फेडरेशन की व्यवस्था को भी सम्मिलित किया है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसको यूनियन ऑफ स्टेट अर्थात राज्यों का संघ कहा है, जो कि अनुच्छेद 1 में ही हमको दिखाई देता है। आई बात समझ में? तो ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भारत का संविधान है वो भारत का संविधान एक दिन में या एक बैठक में नहीं बना है, बल्कि इसका विकास हुआ है। अब इसका विकास हमको मोटे रूप में दो तरह से दिखाई देता है। एक कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, दूसरा ताज अर्थात क्राउन यानी कि ब्रिटिश शासन के अधीन जब भारत आया था तब की व्यवस्था के अंतर्गत। तो जब कंपनी ने भारत के लिए बहुत सारे चार्टर्स लेकर आई, उनके हिसाब से भारत में अलग अलग व्यवस्थाएं आती गई और उसकी बहुत सारी चीज़ों को जो है हमने संविधान में शामिल कर लिया। उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई तो कंपनी के अधिकारों को समाप्त करते हुए भारत के शासन को पूरी तरह से ब्रिटिश ताज अर्थात राजा या रानी संसद के अधीन लाया गया और तब से 1858 से लेकर 1947 तक ये शासन ताज के अंतर्गत ही चलता रहा। तो हमको ये मोटे रूप में दो आधार पर दिखता है, लेकिन एक और तीसरा आधार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय संविधान का विकास है ये इन दोनों से तो हुआ है, साथ ही जो भारतीय संस्कृति और परंपरा के साथ भी विकसित हुआ है। आप देखेंगे कि कंपनी के चार्टर और ताज के शासन के दौरान भारत शासन अधिनियम लाए गए, उसको हमने आज वर्तमान में अपनाया है और दुनिया के अन्य देशों से बहुत सारी चीज़ें हमने ग्रहण की है, लेकिन वो सब किस आधार पर हैं? वो सब भारत की संस्कृति के आधार पर हमने भारत की जो प्रकृति है उसके द्वारा अपनाया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे संविधान में हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन भारत में उस तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी। तो भारतीय संविधान का विकास केवल दो आधारों पर सीमित न रखा जाए, इस आधार को भी पूरी तरह से समझा जाए। ठीक है, चलो।
तो अब किस तरह से हम देखते हैं कि कंपनी के शासन के समय जो बहुत सारे चार्टर आए 1773 से लेके 1857 की क्रांति के पहले तक, उनको हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उनमें थी। ठीक, सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या किया गया, इसमें सबसे पहले बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ऐसा कौन व्यक्ति था, आप कमेंट करके बताएंगे इसमें। ठीक, और जो गवर्नर जनरल था उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जो गवर्नर जनरल को मदद करती थी उसके कार्यों में। फिर अब आप जानते हैं कि पहले जो 3 प्रेसिडेंसियां थी अंग्रेजों की, उन तीनों में एक ही पद के 3 व्यक्ति बैठते थे, तीनों में गवर्नर बैठते थे। लेकिन अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो जो 2 प्रेसिडेंसियां बची हुई हैं उनके गवर्नरों को इस गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया। ठीक, फिर कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक, जो सुप्रीम कोर्ट थी पहली 1774 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन बनी। इसमें एलिजा इम्पे इसके क्या थे, सीजीआई थे, इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। ठीक है, चलो, तो इस तरह से ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। ठीक है, चलो, उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो जब आप जो ब्रिटिश शासन के समय बहुत सारे कानून आए, आप उनकी फ्रिक्वेंसी को देखेंगे तो लगभग 10 साल के अंतर में ये आए हैं। ठीक है, हो सकता है 1-2 साल इधर उधर हो गए हों, लेकिन उन अधिनियम को इसी हिसाब से लाया गया था कि वो 10 साल की व्यवस्था के अंतर्गत संचालित हो सकें। ठीक, तो 1773 में आया, उसके बाद 1784 में आया। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को इसके द्वारा अलग कर दिया गया कि अब जो पॉलिटिकल पूरा सिस्टम है वो एक अलग निकाय देखेगा और जो वाणिज्यिक कार्य हैं वो एक अलग निकाय देखेगा। उसके बाद शासन की द्वैत प्रणाली आरंभ की गई। तो शासन की द्वैत प्रणाली क्या थी, इसके द्वारा 2 निकाय बनाए गए। राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए, और जो कमर्शियल वर्क्स थे उनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। ठीक है, उसके बाद गवर्नर की कार्यकारी की परिषद के लिए जो संख्या 73 में स्थापित की गई थी 4, उससे घटाकर जो है 3 कर दी गई। क्योंकि क्या हो रहा था कि जब भी कोई निर्णय लेना होता था तो जो संख्या है 2-2 से बराबर हो जाती थी, तो कार्यकारी का कोई निर्णय निकल कर नहीं आ पाता था। इसलिए अब इस संख्या को 3 कर दिया गया कि इसमें किसी एक निर्णय पर बहुत आसानी से पहुंचा जा सकेगा। उसके बाद चार्टर अधिनियम 1813 देखते हैं। इसमें क्या किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। देखो, अब अंग्रेज कितने लंबे समय से ये इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य तो भारत से धन कमाना था ही, दूसरी जो मूल उद्देश्य था वो धर्म प्रचार करना भी, या भारत को ईसाई धर्म के रूप में स्थापित करना भी था। तो उन्होंने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। और इसी से ही हम देखते हैं कि व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, यानी कि श्वेत व्यक्ति का बोझ सिद्धांत आया, कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने अपने आप को, अपनी धर्म संस्कृति को महान बताया और भारतीय धर्म संस्कृति और भारतीय लोगों को पिछड़ा और निम्न बताया। इसी से जो है उन्होंने धर्म प्रचार का हथियार अपनाया था। ठीक, शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई, लेकिन वो पैसा केवल बात के रूप में रहा, खर्च नहीं किया गया। उसके बाद कंपनी के अधिकार पत्रों को अब 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं जब कंपनी 1600 में ब्रिटिश महारानी के अधिकार पत्र के साथ आई थी तो 20 सालों के लिए आई थी। ऐसे ही करके 20-20 सालों के लिए इसको बढ़ाया गया समय के अनुसार। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट अधिनियम है। अब देखो, हम 2 या 3 पॉइंट ही इनमें देख रहे हैं। इसका क्या कारण है कि ये बहुत बड़े में इनकी पूछे जाने की संभावना नहीं है, केवल ये 2 नंबर तक सीमित रह सकते हैं। लेकिन
भारत के संविधान के विकास के रूप में एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप 1 या 2 पॉइंट लिख के इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833। इसमें सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। देखो, केवल यहाँ प्रावधान आया है, अभी ध्यान रखना, ठीक है। और इसको जो एग्जीक्यूशन है, इसको लागू करने का काम हम देखें 1857 के आसपास किया जाएगा। तो अभी बस प्रावधान किया गया, इसका ध्यान रखना। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक, कौन थे? तो इस समय लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे। उसके बाद पहला विधि आयोग, मेकाले आयोग की स्थापना की गई। आप जानते हैं कि भारत में जो कानून व्यवस्था थी, आईपीसी, सीआरपीसी, इन सब को इसी आयोग के द्वारा बनाया गया था। और कहीं ना कहीं भारत में जो पूरी शिक्षा व्यवस्था का आकार है वो इसी मेकाले आयोग की देन था। तो 1833 के अधिनियम के द्वारा इस आयोग को 1834 में स्थापित किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1858। तो जो भारत शासन अधिनियम 1858 आया, ये ब्रिटिश ताज के अधीन आने वाला पहला अधिनियम था। क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई तो कहीं ना कहीं ये कंपनी का फेलियर था कि भारत में इतनी बड़ी क्रांति हो गई, अगर जो है वो भारतीयों ने पूरी शिद्दत के साथ इस क्रांति में भाग लिया होता तो हम तभी स्वतंत्र हो गए होते। लेकिन अब चूंकि भारत से अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा आय हो रही थी, उनको लाभ हो रहा था, इसीलिए अब और मजबूती से शासन करने के लिए ब्रिटिश संसद ने और ब्रिटिश महारानी ने भारत के शासन को कंपनी से छीनकर अपने पास रख लिया था। ठीक, इसी दौरान भारत शासन अधिनियम 1858 संसद के द्वारा लाया गया पहला अधिनियम था, ब्रिटिश संसद के द्वारा, है ना। अब भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया और भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा गया? वायसराय कहा जाने लगा। अब देखो, दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, एक होता है गवर्नर जनरल, ये कहीं ना कहीं कंपनी का एक पद है। ठीक, और वायसराय इसका एक मतलब होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है प्रतिनिधि होना। ठीक है, प्रतिनिधि होना, इसका मतलब कि जो शासन संचालन किया जा रहा है वो मुख्य रूप से ब्रिटेन की महारानी के द्वारा किया जा रहा है, और जो वायसराय है अब वो केवल शासन का प्रतिनिधि है भारत में। ठीक, जबकि गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन पूर्ण अधिकार रखता था भारत को संचालित करने का। अब पूर्ण अधिकार किसके पास चले गए थे? महारानी के पास चले गए थे। ठीक, जो शासन की द्वैत प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब व्यावसायिक कार्य नहीं कर रही थी कंपनी, और कंपनी को पूरी तरह समाप्त भी कर दिया गया। तो जो है द्वैत प्रणाली, जो राजनीतिक कार्यों के लिए और वाणिज्यिक कार्यों के लिए अलग अलग थे, अब उनको समाप्त कर दिया गया है। एक नवीन पद का सृजन किया गया जिसे भारत सचिव कहा गया। क्योंकि ये भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था, ब्रिटिश संसद में ही बैठता था और भारत के कार्यों को देखता था। इसकी सलाह के लिए 15 सदस्यीय एक सलाहकार परिषद का निर्माण भी किया गया था। ठीक है, तो ये अधिनियम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1861। इसके द्वारा भारत के जो शासन में विभागों का बंटवारा किया गया, इसको जो है हमने क्या कहा? पोर्टफोलियो व्यवस्था कहा गया, पोर्टफोलियो सिस्टम कहा गया। जैसे आज हम देखते हैं कि शासन में बहुत सारे अलग अलग विभाग हैं, रक्षा विभाग अलग है, गृह विभाग अलग है। ठीक है, इस तरह से जो बंटवारा पहली बार 1861 के द्वारा किया गया था। फिर जो वायसराय थे उनको आपातकाल में अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति दे दी गई थी। आज भी हमारे राष्ट्रपति के पास और राज्यपालों के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, तो वो यहीं से आई थी। ठीक है, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1909, इसमें जो है इसके समय में मार्ले और मिंटो, एक भारत के क्या हैं? गवर्नर जनरल हैं या वायसराय हैं, और दूसरे भारत के क्या है? सचिव हैं, भारत सचिव। तो उनके द्वारा ये सुधार की परिकल्पना की गई थी, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता था। लॉर्ड मार्ले भारत सचिव हैं और लॉर्ड मिंटो क्या है? वायसराय हैं। ठीक, चलो, इसमें जो
अंग्रेजों की भारत को तोड़ने की, भारत को कहीं ना कहीं फूट डालो राज करो की नीति को पूरी तरह से कानूनी रूप से सामने लाया गया और मुस्लिमों को अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था दे दी गई। क्या होता है सांप्रदायिक निर्वाचन? तो ऐसे क्षेत्र जहां किसी धर्म विशेष के लोग अधिक रहते हैं वहां उन्हीं को वोटिंग राइट देना और उन्हीं का प्रतिनिधि खड़ा होगा। जैसे मुस्लिमों को सांप्रदायिक निर्वाचन, तो ऐसे क्षेत्र जहां मुस्लिम अधिक संख्या में रहते हैं और उनके द्वारा वही उसी धर्म के लोगों के द्वारा वोटिंग की जाएगी और उसी धर्म का व्यक्ति जो है क्या होगा, वहां उम्मीदवार के रूप में खड़ा होगा। ठीक, तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन है। फिर गवर्नर की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय सदस्य, जिनका क्या नाम है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को जो है यहाँ विधि सदस्य के रूप में स्थापित किया गया। प्रांतीय परिषद में बजट के लिए संकल्प और अनुपूरक प्रश्न पूछने की जो है यहाँ स्वतंत्रता दी गई। ठीक है। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है क्योंकि इस समय में भारत के सचिव मॉन्टेग्यू और जो वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे। ठीक। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। राज्यों में द्वैत शासन। अब देखो, राज्यों में द्वैत शासन मतलब यहाँ की जगह जो विषय थे जिन पर कानून बनाया जाता था उनको दो भागों में बांट दिए गए। एक हस्तांतरित थे और एक आरक्षित थे, ट्रांसफरेबल और रिजर्व। हस्तांतरित का मतलब ये है कि जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद होती थी और वहाँ की जो विधायिका होती थी उसके द्वारा इन कानूनों पर चर्चा की जाएगी और इन कानूनों को बनाया जाएगा। जबकि आरक्षित, केवल गवर्नर के लिए ये विषय आरक्षित कर दिए गए थे। इस तरह इस व्यवस्था को द्वैत शासन व्यवस्था कहा गया। पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिए गए, इसलिए इसको याद रखना है। लोक सेवा आयोग का जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी स्थापना यहाँ की जगह की गई थी। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। 1909 के अधिनियम में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहले मुस्लिमों को देकर। उसके बाद इसको सिख, आंग्ल भारतीय और जो यूरोपियंस भारत में रह रहे थे उनके लिए भी एक अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये अधिनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है और ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया संचालन के लिए अंतिम अधिनियम है, क्योंकि इसके बाद जो अधिनियम आएगा 1947 का अधिनियम वो भारत की स्वतंत्रता के लिए आएगा, संचालन के लिए नहीं आएगा। संचालन के लिए आया गया अंतिम अधिनियम है। तो जो भारत शासन अधिनियम है इसको साइमन आयोग के द्वारा जो है लाया गया था। जो सुझाव दिए गए थे वो जॉन साइमन आयोग के द्वारा दिए गए थे और उन्हीं के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 आया। तो जब हम साइमन कमीशन पढ़ेंगे तब जो इसमें जो प्रावधान है वो सब साइमन आयोग के द्वारा सुझाए गए हैं, साइमन कमीशन के द्वारा सुझाए गए हैं। तो इनको और इनको एक ही समझा जाए, आगे हम हालांकि पढ़ेंगे इसको। ठीक, चलो। प्रांतीय स्वायत्ता, इसमें अब प्रांतों को केंद्र के अधीन न रखकर स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए। तो प्रांतीय स्वायत्ता की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था, जो हस्तांतरित विषयों की और आरक्षित विषयों की व्यवस्था थी उसको जो है यहाँ से समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया, मतलब प्रांतों से खत्म करके कहाँ लागू कर दिया उसको, केंद्र में। द्वैत शासन वही हस्तांतरित और आरक्षित। फिर भारत में संघीय प्रणाली स्थापित की गई कि भारत जो है संघीय व्यवस्था के अंतर्गत, यानी कि यहाँ केंद्र होगा और बहुत सारे राज्य होंगे। ठीक, 3 सूचियों में विषयों का बंटवारा कर दिया गया। कौन कौन सी सूची थी? संघीय, प्रांतीय, समवर्ती सूची। उसके बाद संघीय न्यायालय। अब देखो, हमने 1773 के अधिनियम के द्वारा 1774 में जो कोर्ट स्थापित किया था उसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते थे। यहाँ जो व्यवस्था है वो फेडरल कोर्ट की है, इसको ध्यान रखना है ना, अलग अलग है, फेडरल कोर्ट है ये। ठीक, जो 1774 में स्थापित हो गई थी
वो सुप्रीम कोर्ट थी। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर अलग अलग याद रखना। ठीक, चलो उसके बाद भारत में आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, चलो ठीक। अब आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके द्वारा भारत को आज़ादी मिली। ये अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया था। इसमें भारत में ब्रिटिश राज को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। दो स्वतंत्र राज्य कौन कौन से, एक भारत एक पाकिस्तान का निर्माण किया गया। भारत का वायसराय और भारत के सचिव का जो पद था उसको पूरी तरह से अब समाप्त कर दिया गया था। ठीक, और जो शासन संचालन था, जब तक भारत का नया संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही शासन का संचालन किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम साइमन कमीशन। तो देखो साइमन कमीशन जो आया था ये 1919 के अधिनियम की भारत में समीक्षा करने आया था कि किस तरह से 1919 के अधिनियम ने कार्य किया है और इसमें क्या सुधार होकर इसको लागू किया जा सकता है। क्योंकि साइमन कमीशन जॉन साइमन की अध्यक्षता में बना था, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। भारतीयों के द्वारा इसका व्यापक रूप से विरोध किया गया। इसका कारण मुख्य रूप से था कि चूंकि ये संविधान और भारत में विधान बनाने आया था, कानून बनाने आया था, तो इसमें भारतीय चाहते थे कि भारतीय लोगों की भागीदारी हो, लेकिन इसमें जो 7 सदस्य थे वो सभी के सभी क्या थे, अंग्रेज थे। ना तो भारतीयों से पूछा जा रहा था, ना भारतीयों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा था। तो भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया कि आप हमारे लिए संविधान बना रहे हो, हमारे लोगों को भी शामिल करो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, इसलिए भारतीय लोगों ने इनका विरोध किया। ठीक, इसमें कितने सदस्य थे, 7। क्या क्या रिपोर्ट में कहा गया, तो इसमें कहा गया था कि भारत में संघीय व्यवस्था स्थापित होगी, भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू होगी, राज्यों में द्वैत शासन व्यवस्था खत्म होगी और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। ऐसे बहुत सारे प्रावधान इनके द्वारा लागू किए गए थे। जो संविधान, जो भारत शासन अधिनियम है 1935 का, उसका आधार बने थे। तो जो 1935 का अधिनियम है वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही तैयार किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। अब साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट आने के बीच में कहानी है। क्या है कि जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई तब भारतीयों के द्वारा उसके विरोध में बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। लाला लाजपत राय, जिनकी साइमन कमीशन के विरोध में लाठी से जो है लाठीचार्ज होने से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो भारतीय लोगों का जब विरोध हुआ तो भारत सचिव उस समय लॉर्ड बर्क थे। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है इसका विरोध कर रहे हो, तुम खुद ही क्यों नहीं एक संविधान बना लेते जो सभी लोगों को मान्य हो। तो कांग्रेस ने और उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था। उन्होंने भारत के संविधान का एक मोटा मोटा खाका तैयार करने की कोशिश की, लेकिन भारत के बहुत सारी पार्टियों के द्वारा अंतर विरोध के कारण इस रिपोर्ट को जो है मान्यता नहीं मिली। लेकिन ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, इसको आपको पता होना चाहिए। 15 अगस्त 1928 को बनाई गई साइमन रिपोर्ट के विरोध में। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को अंग्रेजों के द्वारा डोमिनियन स्टेटस दिया जाना चाहिए, भारत अपने ही बनाए हुए संविधान से संचालित होना चाहिए, भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित होना चाहिए। ठीक है, और सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था भारत से खत्म होनी चाहिए। ऐसी रिपोर्ट इसमें आई थी, लेकिन बहुत सारे जैसे मुस्लिम लीग हो गया या अन्य दल हो गए, उन्होंने इस रिपोर्ट का जो है विरोध किया। अब नेहरू रिपोर्ट ही ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें आखिरी बार अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। इसके बाद लगातार हम देखते हैं कि अंग्रेजों से अब भारतीयों द्वारा
पूर्णतः स्वतंत्रता की मांग स्थापित की जाने लगी कि अब हम अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते, हम पूरी तरह उनसे स्वतंत्रता चाहते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, अब आता है गोलमेज सम्मेलन। अब आप जानते हैं कि साइमन कमीशन पर बहुत सारा विरोध हुआ, गांधी जी के द्वारा भी आंदोलन चलाया गया और देश में पूरी तरह ब्रिटिश विरोधी माहौल बना हुआ था। अब चूंकि 1935 जैसा एक बड़ा अधिनियम अंग्रेज सरकार को भी लाना था, तो वो कहीं ना कहीं भारतीयों की भागीदारी चाहते थे और उनसे बोला गया कि आओ हम सब मिलकर बातचीत करते हैं और जो है देखते हैं कि और भारत में क्या सुधार किए जाने चाहिए। तो इसका नाम जैसे कि गोलमेज है, तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसका मतलब ही है कि जो टेबल थी वो गोल थी और यहाँ जैसे यहाँ की जगह यहाँ 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 इस तरह से बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो ये एक सिंबल है, एक संकेत है गोलमेज होना कि मेज जो है वो टेबल जो है वो गोल बनाई गई थी। क्योंकि आप जानते हैं कि जब ऐसी टेबल एक बनती है चौकोर टेबल, जिसमें एक जो व्यक्ति यहाँ बैठता है वो यहाँ का हेड होता है, इस व्यवस्था में कोई भी हेड नहीं था, सभी लोग राउंड टेबल के आसपास बैठे हुए थे, मतलब सभी लोग बराबर हैं और बराबरी के साथ ब्रिटिश सरकार से बात कर रहे थे। तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भी एक बड़ी जीत मानी जा रही थी कि अंग्रेज सरकार को भी बराबरी की बातचीत के स्तर पर हमने ला दिया था। तो गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था कि जो साइमन रिपोर्ट थी उस पर विचार विमर्श किया गया। पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस के द्वारा विरोध किया गया, तो पहले गोलमेज सम्मेलन को विशेष सफलता नहीं मिली। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी अपने आंदोलन को स्थगित करके जाते हैं, लेकिन वहां देखते हैं कि अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति पर व्यापक रूप से कार्य कर रही है। दलितों को, मुस्लिमों को, सिखों को अलग अलग प्रतिनिधित्व देकर कहीं ना कहीं खुश करना चाहती थी और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना चाहती थी। तो गांधी जी ने उस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद उसकी बहुत आलोचना की और अगला जो गोलमेज सम्मेलन होने वाला था तीसरा, उसका जो है पूर्णतः बहिष्कार किया गया। तो इस प्रकार 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए 1930 से लेकर 32 के बीच में। ठीक है, चलो क्या हुआ था मोटी मोटी बातें बता दी आपको। अब आता है अगस्त प्रस्ताव। क्या है ये? 8 अगस्त 1940 को आया था। अगस्त प्रस्ताव उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा जो है लाया गया था ब्रिटिश सरकार की ओर से, इसीलिए इसको अगस्त महीने में आया था 8 अगस्त को, इसीलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहा गया। क्यों आया था? क्योंकि आप जानते हैं कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका है। अब इस समय में ब्रिटेन की हालत बहुत खस्ता है। अब पहले वर्ल्ड वार जैसे ब्रिटेन मजबूत नहीं रहा है। तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीय जो सैनिक हैं और भारतीय लोग हैं वो अंग्रेजों का साथ दें। लेकिन हमारे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ये पहले विश्व युद्ध से सीख लिया था कि ब्रिटेन जब तक भारत को आज़ाद नहीं करता तब तक हम उनकी कोई सहायता नहीं करेंगे। तो भारतीयों को सहयोग प्रदान करने के लिए, उनको बहुत सारी छूटें देने के लिए बहुत सारे आयोग और प्रस्ताव आए, जैसे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सब इसी श्रृंखला का हिस्सा रहे हैं। तो अगस्त प्रस्ताव जो था ये भारतीयों से कह रहा था कि आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, आप अपनी संविधान सभा बना सकते हैं, उसके द्वारा आप अपना संविधान बनाइए और अपने हिसाब से शासन संचालन कीजिए। चूँकि आप जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के बाद से हमने लगातार भारतीयों के पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थन की बात अंग्रेजों से कही है कि आप अगर पूर्णतः स्वतंत्रता हमको प्रदान करते हैं तो ही तो हम आपके साथ सहयोग करेंगे, अन्यथा हमेशा आपका विरोध करेंगे। तो अब जो है डोमिनियन स्टेट अंग्रेज दे रही है हमको, लेकिन वो हमको चाहिए नहीं है, अब हमको पूर्णतः स्वतंत्रता चाहिए। इसलिए अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों के द्वारा पूर्णतः खारिज कर दिया गया था। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया। नाम इसका क्रिप्स क्यों है? क्योंकि इसके अध्यक्ष, इस मिशन के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। इसमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य ए बी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। इस तरह से ये 3 सदस्यीय मिशन आया था।
इन्होंने भी लगभग लगभग जो बात अगस्त प्रस्ताव ने कही थी वही बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस देना चाहते हैं। भारत अगर जो मुस्लिम क्षेत्र हैं उनको लेकर अलग होना चाहता है अलग हो सकता है, संविधान बनाना चाहता है संविधान बनाए, और जो शासन है वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही करे। लेकिन चूंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वालों ने उन अंग्रेज सरकार से पूर्णतः कह दिया था कि हमको अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हम जो है अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम में नहीं मानेंगे। तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक, अर्थात ऐसा चेक जिसकी तिथि निकल गई है, उसके रूप में इसको बताया था। ठीक है। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन, 1946 में आता है। अब चूंकि जो क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य थे, उन्हीं तीनों सदस्यों को फिर से भेजा गया, लेकिन कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे इस बार पैथिक लॉरेंस को बनाया गया, और अन्य 2 सदस्य एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स ही रहे थे। ठीक। तो लेकिन कैबिनेट मिशन को भी पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन जो हमारी संविधान सभा बनी वो कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन से ही इंस्पायर थी। उन्होंने बोला कि आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, तो भारतीयों ने उसको तो खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत चाहेगा तो उसका विभाजन किया जाएगा, मतलब लोगों की वोटिंग के आधार पर। तो कहीं ना कहीं ये बात तो ठीक समझ में आ रही थी कि लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है। और भारत का शासन जो है अब भारतीयों के द्वारा ही संचालित किया जाएगा। एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जो कि देश का संचालन करेगी। ठीक है। इसके तहत अंतरिम सरकार का भी निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से कैबिनेट मिशन, हालांकि इसकी सारी रिपोर्ट्स को माना नहीं गया, लेकिन हमारे पास जो संविधान सभा बनी वो इसी के तहत निर्मित हुई थी। ठीक है। हाँ, अब हम देखते हैं संविधान का निर्माण। तो जो अभी हमने इतनी विकास प्रक्रिया पढ़ी उसी का ही परिणाम था कि भारत में अब संविधान निर्माण होने जा रहा था। तो भारत का संविधान कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, इसके बारे में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पहले से बहुत सचेतता नहीं थी। पहले तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चाहते थे कि हम आज़ाद हो जाएं। ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती गई वैसे वैसे ही संविधान बनाने को लेकर भी स्पष्टता आती गई। सबसे पहले 1934 में भारतीय विचारक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एम.एन. रॉय के द्वारा ये विचार रखा गया कि भारत के संविधान के निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। इस तरह से इनका ये दिया गया पहला विचार था। हालांकि इससे पहले लोकमान्य तिलक और अन्य लोगों ने भी इसकी वकालत की है, गांधी जी वगैरह ने भी, लेकिन जो आधिकारिक रूप से बात कही गई थी वो यही सबसे ज़्यादा मान्य है। उसके बाद हम देखते हैं 1935 में जो स्वराज पार्टी थी उसके द्वारा भी इसका प्रस्ताव पारित किया गया कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया जाएगा। उसके बाद 1938 में कांग्रेस के द्वारा भी ऐसी बात उठाई गई कि अब भारतीय संविधान जो है भारतीयों के द्वारा ही, भारतीय संविधान सभा के द्वारा ही निर्मित किया जाएगा। ठीक। चलो, हो गया। हाँ, उसके बाद अब संविधान सभा का गठन देखते हैं। आप जानते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर ही हुआ। ठीक है। जो कि कब 1946 में आई थी। ठीक। कब हुआ गठन? तो 24 नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का गठन किस तरह से होगा, इसके बारे में जो प्रस्ताव हमको कैबिनेट मिशन में दिए गए थे उन्हीं प्रस्तावों को हमने अपनाया। क्या प्रस्ताव थे? सबसे पहले जो संविधान सभा में सदस्य आएंगे वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। ठीक है। उसके बाद तो इस तरह से 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर 389 टोटल प्रतिनिधि बनते थे भारतीय संविधान में जो कि आए। उसके बाद
जो सीटों का बंटवारा था संविधान सभा के लिए, उसका निर्धारण 3 आधारों पर किया गया। क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था और इसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले मुस्लिम, सिख और सामान्य, इन तीनों में जो है सीटों का बंटवारा किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये 389 सीटें भी अलग अलग बटी हुई थी। कैसे? इसमें हम देखते हैं कि जो 296 सीटें थी जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो अंग्रेजों के द्वारा डायरेक्ट शासन किया जाता था उस क्षेत्र से, और जो 93 सीटें थी जिनमें देशी रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स का शासन था, उनको लिया गया। इस 296 में भी 2 प्रकार से सीटों का बंटवारा था। जो 292 सीटें थी वो सीटें ब्रिटिश भारत से आती थी, और जो 4 सीटें थी जिनमें चीफ कमिश्नर का एरिया, कौन कौन से थे वो क्षेत्र? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, इन चारों से ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आते थे। तो इस तरह से ये बंटवारा किया गया। अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन भी आए। कब आए ये परिवर्तन? जब भारत शासन अधिनियम 1947 आया, जिसके द्वारा ये कंफर्म हो गया कि अब भारत का विभाजन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इन सीटों को 389 से घटाकर 299 कर दिया गया, 299 सीटें कर दी गई। इन सीटों के अंतर्गत 70 सीटें जो है वो देशी रियासतों को प्रदान की गई, और बाकी सीटें 229 सीटें ब्रिटिश भारत के अंतर्गत रखी गई। ठीक है, तो इस तरह से ये संपूर्ण विभाजन हमने देखा, इस तरह से संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक, अब हम इसके बाद संविधान सभा का गठन हमने कर दिया 24 नवंबर 1946 को। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से संविधान जो सभा है वो संचालित की जाती रही। तो इसमें हम उसकी कार्यप्रणाली को समझेंगे। ठीक, तो संविधान सभा का गठन किया गया कब? 24 नवंबर 1946 को, कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर। अब उसको कैसे संचालित करना है? अब 389 लोग आ गए, मतलब जो 93 सीटें थी प्रिंसली स्टेट्स की वो शामिल नहीं हुई। उसके अलावा 296 सदस्य अब संविधान में उपस्थित थे। तो उनका क्या किया जाए? तो सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें हमने अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। तो इस तरह जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उनका चयन हमने किया गया। कौन थे? तो श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी व्यक्ति थे, इसलिए हमने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो उनका चुनाव किया गया। तो ये जो अस्थायी अध्यक्ष की व्यवस्था है ये हमने फ्रांस से ली थी। ठीक, अस्थायी अध्यक्ष की व्यवस्था हमने कहाँ से ली? फ्रांस से ली। और इस व्यवस्था को हमने आगे प्रोटेम स्पीकर के रूप में कंटिन्यू किया है, इस बात को ध्यान रखना। प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, जब भी नई लोकसभा या विधानसभा का गठन किया जाता है तब एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। उस प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था को हमने कहाँ से अपनाया था? फ्रांस में, जो सबसे पहले हमको संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलती है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, चलो। उसके बाद जो अस्थायी अध्यक्ष का कार्य होता है, जो आज कार्य हमारे प्रोटेम स्पीकर का होता है, कि सभी सदस्यों को शपथ दिलवाना और नए अध्यक्ष का चुनाव करना। तो यही काम सच्चिदानंद सिन्हा जी का था। उन्होंने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई और स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है निर्वाचन करवाया। ठीक है, नहीं बात समझ में? चलो, उसके बाद आगे की कार्यवाही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संचालन में की जाने लगी। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक, कब किया गया? 13 दिसंबर को।
और जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। क्या था उद्देश्य प्रस्ताव? तो संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है, जब संविधान बन जाएगा तो हमारे देश की व्यवस्था कैसी रहेगी, लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे और किस तरह भारत की पूरी राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाएगा, वो सब उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संक्षिप्त करके इसके मूल भाव को लेकर हमने क्या बनाई, हमने प्रस्तावना का निर्माण किया। ठीक, आई बात समझ में? तो जो आज हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव से ही निकली हुई है। ठीक है, हाँ, उसके बाद अब संविधान सभा का जो कार्य है बहुत सारी अलग अलग समितियों के माध्यम से किया जाने लगा। तो इसमें मुख्य समितियां 8 थी और अन्य समितियां भी बनी हुई थी। तो जो मुख्य समितियां थी उनकी संख्या है बस 8, टोटल समितियों की नहीं है, ये ध्यान रखना, केवल मुख्य समितियां थी 8। हम देख लेते हैं बारी बारी से कौन सी थी। तो नियम समिति, आप जानते हैं कि नियम कौन बनाता है, तो जो अध्यक्ष होता है वही नियम बनाता है। तो नियम समिति का अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब पूरी सभा को संचालित करने का भार किसके ऊपर होता है? तो जो अध्यक्ष होता है उसी के पास। तो संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। प्रारूप समिति, तो संविधान के प्रारूप बनाने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन थे? तो महान विधिवेत्ता डॉक्टर अंबेडकर। फिर संघ संविधान समिति, जो हमारा पूरा संघीय व्यवस्था बन रही थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, यानी कि जो प्रांतों की व्यवस्था किस तरह से रहेगी, सारे प्रांत किस तरह से भारत के संघ में मर्ज करेंगे और जो रियासतें थी वो किस तरह से संविधान में शामिल होंगी, इन सब की व्यवस्था के लिए सरदार पटेल को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों के लिए एक सलाहकार समिति बनी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने और इसके अंतर्गत उप समितियों का निर्माण भी किया गया, जिसमें मुख्य रूप से 4 उप समितियां थी, लेकिन 2 ही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं का नाम याद रखना। मूल अधिकार के लिए जेबी कृपलानी समिति और अल्पसंख्यकों के लिए जो है एच.सी. मुखर्जी समिति बनी थी। ठीक, हाँ, उसके बाद अन्य समितियां थी। संघ शक्ति समिति, ये जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज के लिए जो समिति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप ये भी जानते हैं, इसको याद कैसे रखना है, कि जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कौन फहराता है? जो अध्यक्ष होता है वही फहराता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और इसी समिति के अध्यक्ष भी बने। संविधान सभा के कृत्यों मतलब जो कार्य हैं उसके लिए मावलंकर समिति, तो ये जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। अब जो संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति बनाई गई, इसके पीछे भी कारण है कि जो मावलंकर जी हैं ये पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे और संविधान सभा जब जब संविधान के इतर कोई अन्य कार्य करती थी या सामान्य कानूनों का निर्माण करती थी, तब इस समिति की अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मावलंकर करते थे, इसलिए इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राज्यों के लिए समिति थी, उसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और उच्चतम न्यायालय के लिए एक तदर्थ समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष एस भारदाचार्य थे। ठीक है, हाँ, इसके बाद प्रारूप समिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार प्री में इनके सदस्यों के नाम पूछ लिए गए हैं और एक बार मेंस में 7 सदस्यों के नाम पूछ लिए गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं इसको। हाँ, तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अन्य सदस्यों में एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णामाचारी, ये 2 सदस्य बाद में जुड़े थे। देखो, अयंगर और अय्यर ऐसे याद रख सकते हो, एक डॉक्टर मुंशी थे, सादुल्ला और माधवराव, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव, मोहम्मद और माधव और एक कृष्णा। ठीक, इस तरह से आपको ये 7 सदस्य के नाम याद हो जाएंगे। इसके बाद संविधान सभा के कौन कौन से कार्य थे? तो संविधान सभा ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश के संविधान बनाने का तो किया ही, साथ ही
जो देश के लिए अन्य सामान्य कानून बनाने थे वो भी इनके द्वारा बनाए गए, और एक अंतरिम संसद के रूप में भी इसने काम किया। इसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का चुनाव किया, और पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। ठीक। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, और राष्ट्रमंडल की जो व्यवस्था थी उसका सत्यापन 1949 को किया गया। राष्ट्रमंडल क्या है? इसको इंग्लिश में कॉमनवेल्थ कहा जाता है। तो जितने भी देश ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत रहे थे उन सब ने मिलकर एक संघ का निर्माण किया, एक संगठन का निर्माण किया, जिसे राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ कहा गया। ठीक है। चलो, उसके बाद अब संविधान सभा की आलोचना। देखो, संविधान सभा ने बहुत बढ़िया काम किया और इतना महान संविधान भारत को प्रदान किया, लेकिन फिर भी जो क्रिटिकल एनालिसिस इसका होना जरूरी है। इसी संदर्भ में बहुत सारे लोग संविधान सभा की आलोचना भी करते हैं। तो कुछ आलोचना हम भी देख लेते हैं, शायद कहीं पूछ ले इसको। ठीक। चलो, संविधान सभा की क्या क्या आलोचनाएं हो सकती हैं? तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग आलोचना की है। तो जो ग्रेनविल ऑस्टिन एक संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि ये वकीलों का स्वर्ग थी। मतलब कि इसमें वकीलों की संख्या सबसे ज्यादा थी, और इसमें राजनीतिक के लोग भी बहुत थे। अन्य लोगों के अनुभवों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। तो देखो, आलोचना के रूप में अगर हमसे पूछा जाए तो हम ये आलोचना कर देंगे, लेकिन अगर आपको एक वाक्य के रूप में विश्लेषण करने को ये क्वेश्चन दिया जाता है कि क्या भारत की संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग थी या इसमें सबसे ज़्यादा संख्या राजनीतिकों की थी, तो आप एक तरह से इसको चीज़ को मानेंगे और इसको नकारात्मक रूप से बताएंगे कि इसमें केवल वकील ही नहीं, देश के जो अन्य क्षेत्रों से आने वाली प्रमुख हस्तियां भी थी। ठीक है। उसके बाद एक लॉर्ड विस्काउंट नाम के संविधान विशेषज्ञ हुए ब्रिटेन के, उन्होंने इसको हिंदुओं का संगठन बताया है, हिंदुओं का प्रभुत्व, कि इसमें सबसे ज्यादा जो सदस्य थे वो हिंदू थे। किसने बताया? लॉर्ड विस्काउंट ने। ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि सभी धर्मों के, सभी क्षेत्रों के, सभी वर्गों के और महिला पुरुष सभी लोगों का इसमें जो है योगदान रहा था। फिर ये कोई प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। ठीक है, कोई प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, मतलब ये पूर्ण रूप से निर्वाचित नहीं हुई थी। इसमें जो देसी रियासतें थी उनके द्वारा मनोनीत लोग भेजे गए, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी कुछ सदस्यों को यहाँ मनोनीत किया गया, वहां से, वहां की कार्यपालिका से। ठीक। उसके बाद इसके पास अपनी संप्रभुता नहीं थी। ठीक है। इसका मतलब कि जो पूर्णतः अधिकार होता है, संप्रभुता यानी कि ये संविधान के द्वारा उत्पन्न नहीं हुई थी, मतलब इसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था, जो कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर। तो कहीं ना कहीं इसमें संप्रभुता का अभाव था। लेकिन चूंकि अगर हमसे ये पूछा जाता है कि क्या भारतीय संविधान सभा में संप्रभुता नहीं थी, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रथम दृष्टया देखने पर तो ये लगता है कि उसके पास संप्रभुता नहीं थी। लेकिन अब आप ये भी जानते हैं कि किसी निकाय के पास अगर संप्रभुता नहीं होगी तो वो इतने बड़े देश का एक संविधान कैसे निर्मित कर पाएगा। तो इस तरह से संप्रभुता तो नहीं थी, लेकिन वो सभी अधिकार हमारी संविधान सभा धारित करती थी जो एक संविधान बनाने के लिए आवश्यक होने चाहिए थे। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं संविधान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो संविधान को जो प्रभावित कर रहे हैं कारक, उनमें प्रमुख रूप से आंतरिक और बाह्य कारकों के रूप में हम देखते हैं। तो जो संविधान बनाने के समय संविधान विशेषज्ञों ने जिन चीज़ों का ध्यान रखा उनमें ये कारक महत्वपूर्ण है। जैसे सांस्कृतिक कारक। अब भारत की संस्कृति
भारत की अनेकता में एकता की प्रणाली, ये सब ऐसे कारण हैं जो हम किसी देश से देखकर या कॉपी करके इनको लागू नहीं कर सकते, बल्कि भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है उसके अनुरूप ही संविधान को बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमारा संविधान इतना विस्तृत और व्यापक बन गया है। सामाजिक कारक हैं, तो जो सामाजिक कारक हैं, क्योंकि भारत का समाज विविधता वाला, विभिन्न भाषाओं वाला, विभिन्न विश्वासों परंपराओं वाला रहा है, इसलिए इस समाज के हिसाब से जो नियम कानून बनाने थे, इसलिए हमारे संविधान इतना विविध है और विविधता पूर्ण है। आर्थिक कारक, तो आप जानते हैं कि लगभग 200 सालों के औपनिवेशिक शासन से उभरने के बाद भारत की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत खस्ता थी, और इन्हीं प्रभावों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में समाजवादी प्रणाली को कहीं ना कहीं अपनाया गया, जिससे हमें सभी देशवासियों के बीच समानता और सभी के कल्याण को प्रमुखता से रखा गया। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन का जो प्रभाव था वो हमारे संविधान में निश्चित रूप से झलकता है। कैसे झलकता है? तो जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ब्रिटिश सरकार से जो जो मांग रखी, जिस प्रकार की चीज़ों को लेकर आंदोलन किया, वो सभी आज हमारे संविधान का भाग है। जैसे स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, बंधुत्व के लिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए, तो ये सारी चीज़ें आज हमारे संविधान में वर्णित हैं। उसके बाद कुछ बाह्य कारक हैं जो हमारे संविधान को प्रभावित करते हैं, जिनमें वैश्विक घटनाक्रम। तो आप जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ तब तक सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था। अब चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो पूरी दुनिया से ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप का जो वर्चस्व था वो खत्म हुआ। अब दुनिया जो है कहीं ना कहीं दो ध्रुवों में बढ़ गई थी। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ यूएसएसआर संगठन, जिसका प्रमुख देश रूस था। और चूंकि ब्रिटेन के जब महत्व में कमी आई तो उसके हाथों से जितने भी उपनिवेश थे सब छूटने लगे, और यूएनओ जैसी संस्था का निर्माण हुआ। सभी राष्ट्रों को अपने निर्णय स्वयं लेने के अधिकार प्रदान किए गए, उनको संप्रभुताएं प्रदान की गई, और उसके बाद से वैश्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई कि अब सभी देश अपनी सीमाओं को बंद नहीं रखेंगे, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और व्यापार, सर्विस, सभी क्षेत्रों में अपनी सीमाओं को खोल देंगे। ऐसी प्रक्रिया भी आरंभ हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान को आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों ने जो है प्रभावित किया था। ठीक, चलो उसके बाद हम देखते हैं कि संविधान सभा के समक्ष कुछ मुद्दे रहे थे जो संविधान को बनाने के लिए और संविधान को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण थे। तो कौन कौन से मुद्दे थे? सबसे पहले तो संविधान बनाना ही संविधान सभा के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि इतने विविधतापूर्ण और व्यापक देश में एक संविधान जो सभी को मान्य हो, बहुत मुश्किल बात थी। ठीक, उसके बाद भारत की जो शासन प्रणाली है वो किस तरह की हो, मतलब हम संघीय हो कि एकात्मक हो, किस तरह से भारत की जो व्यवस्था है वो किस तरह से संचालित की जाए, मतलब हम संसदीय शासन प्रणाली में रहें या अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनाएं। ठीक है, जो अन्य देशों से हम प्रावधानों को ले रहे हैं उनमें किस तरह का परिवर्तन किया जाए। ठीक है, ये सभी चीजें हमारे संविधान सभा के समक्ष प्रमुख मुद्दों के रूप में सामने आती हैं। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे संविधान में जो है अलग अलग चीजें और मुद्दों के रूप में सामने आई जो हमारे संविधान के विकास का आधार बनी। तो इस तरह से हमने संविधान की संपूर्ण विकास यात्रा को देखा। हमने संविधान सभा का किस तरह गठन हुआ, संविधान सभा की क्या क्या विशेषताएं थी, उनमें किन किन लोगों को शामिल किया गया, क्या कार्यप्रणाली रही और किस तरह से भारतीय संविधान का विकास हुआ, इस सारी प्रक्रिया को समझा। ठीक, इसके बाद की जो आगे की प्रक्रिया है वो हम
अगली क्लास में समझेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है और कोई भी आपको ऐसा लगता है कि प्रश्न पूछना चाहिए, तो आप कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका निराकरण आपको अगली क्लास में कर दिया जाएगा। थैंक यू।